राजस्थान का इतिहास। देखो ये अगर मैं कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा होता तो यही बात कहता, क्योंकि निश्चित रूप से मेरा जो मानना है और अपना पर्सनल जो अनुभव है वो यही है, और एक थीम के अकॉर्डिंग ही वर्क करता हूं मैं। एक सामान्य जीवन से, सामान्य परिवार से, निश्चित रूप से मैंने गवर्नमेंट जॉब पाई या फिर बड़ी संस्थानों में पढ़ाया, वो एक ही विचारधारा और एक ही सोच के तहत, वर्ग के तहत पढ़ाया या कार्य किया, और वो यही थी कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारी सोच या हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण, और हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होता है। तो निश्चित रूप से मैं ये बार बार बोलूंगा, जैसे कि मेरी 50, 60, 70 जितनी भी क्लासें होती हैं इतिहास, कला, संस्कृति के तहत, जब मैं बार बार इन चीज़ों को बोलूंगा कि दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, ये चीज़ें बड़ी आसान हैं, आसानी से याद हो जाती हैं, और कहीं आपके दिमाग में भी यही बात बैठ गई तो विचार आपके भी मेरे जैसे हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि इस विचार के तहत यदि आप अध्ययन करोगे तो कन्फर्म आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है, बड़ा आसानी से याद हो जाता है। ये मेरा पर्टिकुलर पर्सनल अनुभव है मेरा। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बात हो, आप निश्चित रूप से विचारों के तहत उसको पा सकते हैं और कर सकते हैं। ये रियल फैक्ट है। तो ये आप भी सोचा करो, मैं कह तो रहा हूँ ना, ये इतिहास पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी अगर मैं और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा होता ना तो भी यही बात दोहराता। ठीक, अर्थात ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट यही है, बात ये महत्वपूर्ण है हमें विचार ऐसे रखने हैं, हमें विचार ऐसे रखने हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट में आप विगत क्लास में पढ़ रहे थे मारवाड़ या जोधपुर का राठौड़ वंश, जोधपुर का राठौड़ वंश। ठीक भाई, और इस राठौड़ वंश के तहत विगत समय में जो शासक पढ़ा था आपने, मेरे हिसाब से पढ़ा था मोटा राजा उदय सिंह, यही पढ़ा था, मोटा राजा उदय सिंह। ध्यान से सुनना, छोड़ो बात नहीं। मोटा राजा उदय सिंह जिसका शासनकाल बताया था मैंने 1583 से 1595, यही बताया था। आपको ये तो ध्यान होगा ही कि इससे पूर्व 81 से 83 तक जोधपुर खालसा रहा था। क्या रहा था? खालसा। सबको पता होगा जी। ठीक, खालसा जानते हो क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं ना, पूछ लिया करो। खालसा होता है केंद्र के अधीन, जोधपुर किसके अधीन चला गया था? मुगलों के अधीन। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो उदय सिंह के बाद शासक बना कौन? सूर सिंह। सूर सिंह, उदय सिंह में पढ़ा चुका हूं। सूर सिंह शासक बना, शासनकाल 1595 से 1619। सूर सिंह के बाद जो शासक बना वो था गज सिंह। कौन शासक बना? गज सिंह। और गज सिंह का शासनकाल 1619 से 1638। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो गज सिंह के दो छोरे, बड़ा छोरा अमर सिंह राठौड़ और दूसरा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह वही है जो इस गज सिंह के बाद क्या बना था? शासक बना था। गज सिंह के बाद हम शासक के रूप में किसे पढ़ते हैं? जसवंत सिंह। ये सामान्य सा डाटा है जी। निश्चित रूप से यदि कहीं इसमें कोई महत्वपूर्ण बात बनती है और जीके के तहत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो जसवंत सिंह से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? जसवंत सिंह। अगर हम मुगल राजपूत संघर्ष और संबंध के तहत कुछ बातें पढ़ने को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जसवंत सिंह से रिलेटेड ही कुछ बातें पढ़ने को मिलती है। हम पहले वर्क करते हैं सूर सिंह पर, क्योंकि उदय सिंह तो आप पढ़ चुके हो। ठीक, सूर सिंह की बात करें तो इसे अकबर ने 1604 ईस्वी में सवाई की उपाधि प्रदान की। ठीक भाई, बस एक बात ये ध्यान रखनी है कि सूर सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी, और वो किसके द्वारा की गई थी? अरे किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक,
एक क्वेश्चन है, कितना सरल है जी, पढ़ना बहुत आसान है। सूर्य सिंह का एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सूर्य सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं गज सिंह के संदर्भ में। तो गज सिंह के संदर्भ में सुनना आप लोग कि इसे 16 से 21 ईस्वी में 21 ईस्वी में जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? ठीक भाई, इधर आप देखें तो सूर्य सिंह को तो उपाधि सवाई की किसने दी थी? अकबर ने। और इसको किसने दी? जहांगीर ने। ठीक भाई, अब देखो नॉर्मली आपको देखो ये चीज ऐसा नहीं है, रटने वाली नहीं है। जब 16 से 4 में मिल रही है तो आपको पता है अकबर ही देगा, क्यों 16 से 5 में अकबर की मृत्यु होती है। ठीक, अब 21 में मिल रही है तो 21 में तो जहांगीर ही था शासक, तो वही देगा। तो ये कॉमन सेंस भी है। बाकी समय अगर ध्यान है तो कि भाई कौन दे रहा है। ठीक, दो बातें हो गई। गज सिंह के संदर्भ में हम और भी पढ़ सकते हैं। देखो गज सिंह के संदर्भ में कुछ बातें और भी पढ़ने को मिल सकती हैं आपको, जैसे कि गज सिंह के समय मुगलों ने शाही जो घोड़ों पर शाही दाग लगता था उससे मुक्ति प्रदान की गई थी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये क्या चीज होती है कि जैसे कि मनसबदार के रूप में शासक मुगलों की सेवा में होते थे। ठीक भाई, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं। मनसब प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। अकबर के दरबार में राजघराने से या राज परिवार से बाहर के लोगों को सर्वाधिक मनसब कितना दिया जाता था? 7000। मनसब एक सम्मान था, एक ओहदा था, एक प्रथा थी। ठीक भाई, जो दो चीजों से मिलकर बनती थी, जात और सवार से मिलकर, जिसके संदर्भ में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और यदि कोई नया स्टूडेंट बाद में जुड़ता है और कोई शब्द उसे अटपटा लगता है, जैसे आपको लगा कि मनसब क्या हो गया, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और टाइम मिलने पर अलग से भी समझ सकते हैं, जैसे भी टाइम मिले आपको। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हम, जैसे मनसबदार होता है तो मनसबदार को मुगलों की सेवा में जैसे कि 7000 सवार प्राप्त है तो 7000 घुड़सवार सैनिक उसे मुगलों की सेवा में सौंपने पड़ते थे, कोई अभियान पे यदि मुगल जाते थे तो जो घोड़े घुड़सवार सैनिक सौंपने पड़ते थे, जो घोड़े होते थे उन पर शाही दाग या शाही ठप्पा लगा होता था। ठीक, अर्थात एक तरह से वो जो घोड़े थे वो किसके अधीन थे? मुगलों के। उस शाही दाग या शाही ठप्पा से जो घोड़े थे वो मुक्त किए गए थे गज सिंह के समय। नेक्स्ट बात करें तो गज सिंह का, जैसा कि मैं देखो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, गज सिंह का मैंने अभी 2 पुत्रों का उल्लेख किया। बड़ा पुत्र कौन था? अमर सिंह, अमर सिंह राठौड़। ठीक भाई, नेक्स्ट मैंने इसका बताया एक पुत्र जसवंत सिंह। गज सिंह ने इसने अनारा बेगम के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्रों जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक भाई, देखो आपको मैंने विगत समय में भी एक क्वेश्चन बताया होगा कि राजस्थान के इतिहास के तहत यदि हम देखें तो किस राजघराने पर, किस रियासत पर सर्वाधिक पासवानों का प्रभाव रहा, तो वो राजघराना, वो रियासत कौन सी आती है? जोधपुर रियासत। ध्यान रखना कौन सी आती है। ठीक भाई, उसके बाद यदि सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है तो वो आमेर या जयपुर रियासत पर देखने को मिलता है। तो यहाँ प्रभाव रहा था पासवानों का। हम देखें तो अनारा बेगम जो कि एक पासवान थी, इसका प्रभाव था जी इस पर।
और उसी प्रभाव में आकर के जसवंत सिंह को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, गज सिंह ने। निश्चित रूप से योग्य कौन था? योग्य तो दोनों ही थे, लेकिन ज्येष्ठ कौन था? अमर सिंह राठौड़। और ज्येष्ठ होने के कारण उत्तराधिकारी के रूप में दावेदारी किसकी ज्यादा मजबूत थी? अमर सिंह राठौड़। लेकिन उस दावेदारी को भी दरकिनार करते हुए राजा कौन बनाया? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। और ये किसके प्रभाव में हुआ? मैंने तो एक किताब में ये भी पढ़ा था कि जब अनारा बेगम और गज सिंह दोनों साथ में बैठा रहा करते थे, तो बताया जाता है कि जब जसवंत सिंह महलों में एंट्री करता था तो जसवंत सिंह, ये अनारा बेगम चूंकि थोड़ी लज्जा या कह सकते हैं शर्म, उसकी वजह से उठकर जाने लगती थी, तो ये जसवंत सिंह इस अनारा बेगम की जूतियां इसके सामने पेश कर देता था। अर्थात अनारा बेगम का बड़ा सम्मान करता था, बड़ा आदर देता था, और निश्चित रूप से यही चीज देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसी कंडीशन में यदि अमर सिंह राठौड़ एंट्री करता था, ऐसी कंडीशन में दोनों रहते थे उस समय, तो यह जो थे अमर सिंह राठौड़ एक तरह से मुंह फेर करके चला जाता था। कोई नमस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा मुंह फेर करके चला जाता। तो कहीं ना कहीं इसलिए अनारा बेगम तो इससे नाराज ही थी। किससे? अमर सिंह राठौड़ से। ठीक भाई, जसवंत सिंह से प्रभावित थी, तो जसवंत सिंह को इसका लाभ भी मिला और जसवंत सिंह उत्तराधिकारी घोषित कर दिया पापा ने, छोटा होने के बावजूद भी। हो जाने दो जी, इसका हम पढ़ते ही हैं। निश्चित रूप से आगे चलकर हम इसी शासक को पढ़ते हैं, और जिसका शासन काल पढ़ा जाता है 1638 से 1678। एक्चुअली गज सिंह की मृत्यु आगरा में हुई थी, 1638 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। 1638 ईस्वी में मर गया गज सिंह। और गज सिंह देखो, अभी आपने पढ़ा सूर सिंह का एक ही क्वेश्चन, सवाई की उपाधि किसे प्रदान की? सूर सिंह को। किसने दी? अकबर ने। कब दी? 1604 में। खत्म मामला। गज सिंह आपने देखा, गज सिंह को दलथम्मन की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। कब दी? बस खत्म मामला। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया अपने छोटे पुत्र को किया, जिसका नाम क्या था? जसवंत सिंह। ये महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और मेरा मानना है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए यदि राजपूत मुगल संबंध संघर्ष के तहत यदि कुछ बात पढ़ने को मिलती है तो वो इससे पढ़ने को मिल सकती है। तो ध्यान से सुनना इस बात को। पहले हम जसवंत सिंह को पढ़ेंगे, उससे पहले हम इस कैरेक्टर को देख लेते हैं जी। अमर सिंह राठौड़ एक महान योद्धा, एक ऐसा योद्धा जिसको इतिहास में हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन निश्चित रूप से अविस्मरणीय योद्धा के रूप में हम इसे कह सकते हैं। एक स्वाभिमानी योद्धा। देखो, अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो ध्यान से सुनना आप लोग, कई क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे जो एग्जाम्स में बेगा समय में पूछे भी गए हैं। अमर सिंह राठौड़, चूंकि इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था जसवंत सिंह को, यानी इसका उत्तराधिकार छीन लिया गया था, अतः इसी वजह से अमर सिंह राठौड़ किसकी सेवा में चला गया? मुगलों की सेवा में। मुगल शासक शाहजहां की सेवा में चला गया। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, चीजों को पूर्णतः लिख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बात विशेष ध्यान देना कि चूंकि जब इसका ये अधिकार छीन लिया गया, उत्तराधिकारी बनने का जो अधिकार इसका छीन लिया गया था अमर सिंह राठौड़ का, तो अमर सिंह राठौड़ मुगल शासक शाहजहां की सेवा में चला गया। किसकी सेवा में चला गया? शाहजहां की सेवा में। चले जाने दो जी, कोई दिक्कत नहीं जी। चूंकि इसने, गज सिंह ने जब इसको राजा घोषित नहीं किया था तो इसको नागौर का परगना दे दिया था। अब चूंकि ये शाहजहां की सेवा में चला गया तो शाहजहां ने इसे नागौर का प्रशासक स्वीकार किया। अर्थात शाहजहां ने इसे किसका प्रशासक? नागौर का प्रशासक स्वीकार किया, और नागौर का प्रशासक स्वीकार किया और इसे 3000 मनसब प्रदान किया। कितना मनसब? कोई दिक्कत नहीं है जी, हम मात्र एक इस कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं जी। अमर सिंह राठौड़ महान योद्धा, एक अविस्मरणीय योद्धा। ठीक, जसवंत सिंह शासक बनता है, इसको तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में हम बात करें तो अमर सिंह राठौड़ जिसका उत्तराधिकार जो उसका निश्चित रूप से होना चाहिए था वो पद छीन लिया गया, तो वो किसकी सेवा में चला गया? मुगल शासक शाहजहां की सेवा में। शाहजहां ने उसे नागौर का परगना भेंट दिया। ठीक है, नागौर का परगना उसके अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया और इसे 3000 मनसब प्रदान किया था। सेवा में उपस्थित था। आप जब इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास के तहत आपने एक युद्ध पढ़ा होगा,
ध्यान से सुनना, ये कैसे एक योद्धा था और किस प्रकार ये महान योद्धा के रूप में स्थापित हुआ। आपने एक युद्ध पढ़ा होगा इतिहास के तहत, मतीरे की राड़ पढ़ा है जी, 16 से 44। एक तरफ कर्ण सिंह, कहां का शासक, बीकानेर का, और दूसरी तरफ कौन, अमर सिंह राठौड़। वैसे मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों ही बंदे युद्ध के दौरान उपस्थित नहीं थे। कर्ण सिंह भी युद्ध के दौरान उपस्थित नहीं था और अमर सिंह राठौड़ भी उपस्थित नहीं था, लेकिन चूंकि निश्चित रूप से संघर्ष तो इन्हीं की सेनाओं के मध्य हुआ था, तो इन्हीं के नाम हाईलाइट होते हैं। ये क्लियर दिख रहा है कि जीता कौन था, कर्ण सिंह। ठीक भाई, क्योंकि मैंने वो सिस्टम बता रखा है आपको। अब ध्यान से सुने, पहली बात तो युद्ध का नाम देखो, मतीरे की राड़। मतीरा जानते हो, तरबूजा, तरबूजा देखा होगा, अब तुम्हारे यहाँ तो कलिंदा भी कहते हैं उसे, हाँ जी, वो तरबूजा। ठीक, तरबूजा, मतीरा और राड़ पश्चिम राजस्थान में, हम राजस्थानी भाषा में बात करें, राड़ का मतलब रार, रार यानी लड़ाई, तो मतीरे की लड़ाई, आई मीन तरबूजे की लड़ाई। ठीक भाई, ये मैंने तो एक किताब में ये पढ़ा कि पूरे विश्व में एक ऐसा युद्ध देखने को मिलता है जो फल पर हुआ। ठीक, ये भी पढ़ने को मिलता है, जिसमें हम बात करें कि युद्ध कैसे हुआ और युद्ध का जो रिजल्ट्स है ये कैसे निकल के आया, इस पर बात करें तो ध्यान से सुनना। जैसे कि मैं मान लेता हूं, ये रियासत, एक बीकानेर रियासत और एक नागौर रियासत। ध्यान से सुनना, एक बीकानेर रियासत और एक नागौर रियासत, बीकानेर रियासत और एक नागौर रियासत। ठीक भाई, अभी यहां जब ये बाउंड्री लाइन है दोनों की, बीकानेर और नागौर की बाउंड्री लाइन है, सीमा है जी। यहां एक किसान ने, चूंकि किसानों के खेत थे आसपास, यहां किसान ने मतीरे की फसल बोई हुई थी और वो मतीरे की बेल निकलकर चली गई, यहां आ गई इधर। अब ये किसान, मतीरा लगने लगे, ये किसान बोले जी ये मतीरा तो मेरा, ये किसान बोले कि ना, बेल तो मेरी, मेरे यहां से निकली तो मेरी। बताया जाता है कि इसी कारण किसानों में आपस में ये लड़ाई प्रारंभ हो गई। किसान में ये लड़ाई बड़ा रूप लेने लगी, सैनिकों तक पहुंच गई और सैनिकों के बाद युद्ध के आकार ले लेती है और युद्ध के रूप में आप देखें संघर्ष आपके सामने है, युद्ध आपके सामने, इसे कहते हैं मतीरे की लड़ाई। ठीक भाई, तो तरबूज की वजह से हो गई। बाकी की एक चीज बता दूं मैं आपको, आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में ये लिखा हुआ है कि ये युद्ध हुआ था, ये जाखड़िया या जाखमड़िया गांव को लेकर हुआ था। किस गांव को लेकर, जाखड़िया या जाखमड़िया गांव को लेकर हुआ था। ठीक भाई, ये युद्ध हुआ था, जो कि मैं निश्चित रूप से यहां पर लिखाऊंगा, इस पॉइंट को जरूर लिखाऊंगा। ये तो हो सकता है कहानी के रूप में कि भाई ये तरबूजे वाला मैटर, बाकी की एक्चुअली युद्ध था जाखमड़िया या जाखड़िया गांव को लेकर के था। ठीक भाई, अभी यहां पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। निश्चित रूप से उस समय कर्ण सिंह भी अभियानों पे था और इधर अमर सिंह राठौड़ कहां था, शाहजहां की सेवा में। बताया जाता है कि इस प्रकार की स्थिति जो बनी हुई थी, उससे निपटने के लिए अमर सिंह भी आना चाहता था। इधर कर्ण सिंह जो अभियान पर था, मुगलों के लिए अभियान पर था, बताया जाता है कर्ण सिंह ने पत्र लिख दिया था शाहजहां के साले सलावत खां को, जो उस समय एक पद पर था, मीर बख्शी के पद पर। मीर बख्शी मैं आपको बता दूं, जैसे कि मनसबदार होते हैं, मनसबदारों का जो मुखिया होता है, मुखिया जो होता है उसे कहा जाता है मीर बख्शी। एक महत्वपूर्ण पद, मुगल प्रशासन में एक महत्वपूर्ण पद पढ़ा जाता है मीर बख्शी। और निश्चित रूप से मीर बख्शी पद हमेशा ये अपने रिश्तेदार जानकार को ही देते थे। तत्कालीन समय में शाहजहां के दरबार में मीर बख्शी पद पर कौन विराजमान था, सलावत खां, जो इसका साला ही था, शाहजहां का साला था। उसको कर्ण सिंह ने भी पत्र लिख दिया था कि भाई मेरा पक्ष तुम अच्छी तरह से रखना। इधर यह अमर सिंह राठौड़ अपने अधिकारी से मिलता है, क्योंकि ये मनसबदार था, तो मनसबदार अगर कोई बात रखेगा तो किससे मिलेगा, अपने अधिकारी, और इनका अधिकारी कौन था, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन, सलावत खां। सलावत खां से मिलता है जी कि भाई मुझे शाहजहां यानी जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात करनी है और मुलाकात करके मैं छुट्टियां चाहता हूं, क्योंकि छुट्टियां लेकर के आना था जी, यहाँ आना था। तो बताया जाता है सलावत खां
जिसको कर्ण सिंह का भी पत्र आ चुका था, सलावत खां इससे चिढ़ता भी था। मैंने तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो प्रकरण है अमर सिंह राठौड़ का, जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था तो यहाँ गांधी मैदान है भरतपुर में, वहाँ पर मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था, तो हम सभी लोग नौटंकी देखने गए थे छज्जन चौधरी की। उस समय छज्जन चौधरी आए हुए थे, यूपी से रिलेटेड है, बड़ी अच्छी नौटंकी करते थे। और छज्जन चौधरी ने पूरा प्रकरण दिखाया था, तो वो जब से दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि हम निश्चित रूप से एक स्क्रिप्ट के माध्यम से चीज़ों को देख लेते हैं, इमेज बन जाती है, तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक याद रहती है। तो वो बड़ा गजब नाटक था उनके लिए, उन्होंने किया था वो, अभी दिमाग में मेरे में अभी भी है। तो बताया जाता है कि अमर सिंह राठौड़ ने मुलाकात करने की पेशकश की सलावत खां से, बात करके भाई मुझे शाहजहां से मुलाकात करनी है। लेकिन सलावत खां इससे चिढ़ता था, क्योंकि योद्धा था, और ये भी पढ़ने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये सलावत खां को उतना सम्मान नहीं देता था जितना देना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा था, स्वाभिमानी था, राजपूत था जी। बताया जाता है कि कई दिन निकल गए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इसका सब्र का बांध टूट रहा था अमर सिंह राठौड़ का। एक दिन शाहजहां का भरा दरबार, सभी मंत्रीगण बैठे हुए थे, मीर बख्शी भी बैठा हुआ था। अचानक एंट्री होती है जी किसकी? अमर सिंह राठौड़ की, बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए एंट्री होती है। जैसे ही ये दरबार में एंट्री करता है तो यह मीर बख्शी, आई मीन कौन, सलावत खां, खड़ा हो जाता है अपनी गद्दी से और कहता है कि ये गवार बिना अनुमति के कैसे आ गया। अर्थात गवार, जिसको ग्रामीण कहते हैं, ये गाली के रूप में भी मानी जाती है। जैसे ही इसको गवार कहा, राठौड़ था जी, नहीं रहा गया, इसने अपनी कटार निकाली और भरे दरबार में उसकी सलावत खां की गर्दन काट। सोचो मित्रों, सोचो। आप तो देखो मैंने आसानी से बोल दिया और आपने आराम से सुन लिया, लेकिन सोचो, हिंदुस्तान का बादशाह, उसका भरा दरबार, हिंदुस्तान का बादशाह, हजारों मनसबदार, लाखों की सेना, और उसी के सामने उसी के साले की गर्दन काटना। कितनी दुनिया का सबसे खतरनाक जीव होता है जी, साला, साले की गर्दन काटना, बताओ कितनी बड़ी बात थी। सोचो आप, कितनी बड़ी बात। और देखो, कोई अचानक कोई घटना होती है, अचानक घटना होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, तो आदमी स्तब्ध रह जाता है, सन्न रह जाता है। अब जैसे ये घटना अंजाम दी गई, तैसे ही दरबार सन्न रह गया। जब तक दरबार होश में आता तब तक अमर सिंह राठौड़ 1 2 3 आप सब साझा। वैसे ऐसी कुछ बातें ऐसी हैं जो इतिहास के अंतर्गत स्पष्ट क्लियर नहीं की गई हैं, स्पष्ट नहीं की गई हैं, क्योंकि इनसे क्या है कि मुगलों की सम्मान को, मुगलों के थोड़े से जो स्वाभिमान, उनको ठेस पहुंचती है। बाकी की रियल फैक्ट यही घटनाएं हैं। तो क्या होता है, अमर सिंह राठौड़ 1 2 3 निकल गया जी। इधर शाहजहां घोषणा कर देता है जी, क्योंकि आप सोचो, हिंदुस्तान के बादशाह का भरे दरबार में इस प्रकार का अपमान, उसी के साले की उसी के सामने हत्या। घोषणा कर देता है कि कोई भी बंदा मुझे अमर सिंह राठौड़ को कुछ भी लाके देगा, मतलब अमर सिंह राठौड़ को लाके देगा, पकड़ के लाके देगा, जिंदा या मुर्दा लाके देगा, मैं उसको ये दे दूंगा, वो केजरीवाल जी की तरह घोषणा कर देता है, ले जाओ जी, सब ले जाओ, लेकिन उसको भाई वोट दे दो। इसी प्रकार घोषणा कर देता है जी। अब सभी लोग इसको पकड़ने में लग गए। अब देखो, अमर सिंह राठौड़ जो कि निश्चित रूप से यहां से जा चुका था, अब इसमें एक बंदा होता है अर्जुन गौड़, जो रिश्ते में अमर सिंह राठौड़ का साला लगता था, रिश्ते में। वो अमर सिंह राठौड़ के पास जाता है जी कि आप क्यों पंगा ले रहे हो, हिंदुस्तान का बादशाह है, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे। आप एक बात कहूँ आपसे कि आप जाकर के एक बार मुलाकात कर लो शाहजहां से और अपनी बात स्पष्ट कर दो कि भाई मैं मुलाकात करने का प्रयास कर रहा था, ये बंदा अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। उसने गंवार भी कहा। आप स्पष्ट कर देंगे तो शाहजहां आपकी बात समझ जाएंगे और ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा और मुझे पक्का पता है मेरी बात हो गई है। इस प्रकार बहला फुसला करके इस अमर सिंह राठौड़ को मना लेता है और उसके कहने पर, अर्जुन गौड़ के कहने पर, यह बंदा शाहजहां से मुलाकात करने के लिए राजी हो जाता है और आता है जी। बताया जाता है कि मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं किया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार पर भाई सभी जो सैनिक थे अधिकांश इस अमर सिंह राठौड़ को जानते थे, क्योंकि वहां मनसबदार के रूप में था
और इनाम पाने के चक्कर में टूट पड़ते सब। अतः एक गुप्त द्वार से प्रवेश किया जाता है। गुप्त द्वार का बताया जाता है कि उसका जो द्वार गुप्त द्वार था वो छोटा था, उसमें एंट्री करेंगे तो एक साथ ऐसा नहीं सीधी एंट्री, उसमें पहले पैर या सिर घुसा करके एंट्री की जाएगी। इस बंदे ने कभी किसी के आगे सिर भी नहीं झुकाया था। तो ये एंट्री करता है, जैसे ही एंट्री करता है पैर घुसा करके जैसे ही सिर को लेने लगता है, तभी अर्जुन गौड़ धोखे से इसकी गर्दन काट देता। देखो मित्रों क्या हुआ, एक महान योद्धा की इस प्रकार गलत तरीके से हत्या कर दी, गर्दन काट देता है। बताया जाता है कि इस अमर सिंह राठौड़ के शव को आगरे के किले की दीवार पर रख दिया जाता है कौवा व चीलों को खाने के लिए। जब ये सूचना नागौर पहुंचती है तो इसकी पत्नी बिलखने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि कोई तो मेरे पति की लाश ला दे जिसके साथ में सती हो जाऊं। लेकिन किसी भी राजपूत सरदार की हिम्मत नहीं होती है जी कि इसकी लाश लेने आए। इसमें एक नाम आता है इसका भतीजा राम सिंह, जैसा कि कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है। क्योंकि कहानी है तो कुछ चीज़ों का समावेश अलग से भी हो सकता है, लेकिन इसका भतीजा जो है वो घोड़े पे सवार होकर आता है जी। अब चूंकि एंट्री करता है, उसको कोई जानता तो था नहीं, कोई चेहरे को पहचानता था नहीं, तो एंट्री तो कर जाता है। लेकिन जैसे ही समर सिंह राठौड़ की लाश के पास पहुंचता है तभी मुगल सैनिक उस पर टूट सैनिकों से संघर्ष करता है, लगाम अपने दांतों में दबाते हुए अपने चाचा की लाश घोड़े पे रख करके आगरे के किले की दीवार को फांद करके आता है जी, और चाची से इस प्रकार एक महान योद्धा का अंत हो जाता है। जिस महान योद्धा की छतरी कहां बनी हुई है? नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं किस दुर्ग से संबंधित हैं? नागौर के किले से, नागौर से। मतीरे की राण युद्ध किस किस के मध्य हुआ? यह आपके सामने है, जिसमें विजय किसको मिली थी? कर्ण सिंह को। एक्चुअली युद्ध जाखड़िया या जाखमड़िया गांव को लेकर के हुआ था। तो ये अमर सिंह राठौड़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनको नोट कर लेते हैं और सूर सिंह गज सिंह का भी नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक बेस्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे और वो नाम क्या है? जसवंत सिंह राठौड़। ये बहुत गजब मजा आएगा पढ़ने में। ये भी बंदा कम दमदार नहीं है जसवंत सिंह राठौड़। पता है ये वो व्यक्ति है जिसने औरंगजेब की कट्टरता का विरोध किया था और औरंगजेब से कहा था कि तू एक मंदिर तोड़ेगा तो मैं 100 मस्जिद तोड़वाऊंगा। तो इस महान शासक के बारे में भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अमर सिंह राठौड़, गज सिंह, सूर सिंह। देखो नोट करो, नोट करें जी।